मलक्का स्टेट में बैठी डच कंपनीज और सिंगापुर में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों ट्राई करते थे कि जो एरिया इनके कंट्रोल में है वहां पे सबसे ज्यादा शिप्स आके रुकें। और कंपटीशन से निपटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि सिंगापुर में बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट डेवलप करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सिंगापुर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका काम स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पोर्ट्स बना रहे थे ब्रिटिशर्स, इन पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देना चालू कर देते हैं और कॉम्पिटिशन में डच को हराने के लिए अनाउंस करते हैं कि सिंगापुर पोर्ट हर कंट्री की शिप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मतलब कि इस पोर्ट के ऊपर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए जीरो टैक्स लगेगा। अब जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो इसकी वजह से बाकी कंट्री के जितने भी शिप्स थे वो इस पोर्ट पे ज्यादा आने लग गए थे। इसके पीछे की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि भले ही शिप्स पोर्ट पे आ रहे हैं, इनके टैक्स नहीं ले रहे हैं, उसका तो नुकसान हो रहा है, लेकिन शिप्स आएंगी तो ओवरऑल सिंगापुर का ट्रेड बढ़ेगा, जिससे लॉन्ग रन में ईस्ट इंडिया कंपनी मोटा प्रॉफिट बनाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फायदा और था, ये जो सिंगापुर पोर्ट था इसका जो कोस्टल स्लोप था ये बहुत अच्छा था। मतलब कि पानी और लैंड का जो स्लोप था वो ज्यादा अच्छा था। अगर ये स्लोप खराब होता है तो शिप रिस्क पे आ जाते थे। इस वजह से वैसे भी लोगों की जो पहली पसंद थी वो सिंगापुर पोर्ट ही थी और इस वजह से चाइना, इंडिया, मलेशिया हर तरफ से लोग यहाँ पे आने लग रहे थे। अब इसकी वजह से सिंगापुर जो कि एक सुनसान टापू था, वहां चाइना, इंडिया और मलेशिया की पॉपुलेशन आके बसने लगती है। अब जब यहाँ पे पॉपुलेशन ये आके बसने लगती है तो यहाँ पे दिक्कत ये थी कि सिंगापुर में कोई ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ब्रिटिशर जो थे उनका सारा फोकस सिंगापुर के जो पोर्ट थे उनकी सिक्योरिटी और उसके ऊपर पैसा बनाने के ऊपर लगा हुआ था। वहां की पॉपुलेशन, जो वहां के लोग काम करते थे, उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। अब क्योंकि ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे इलीगल काम वगैरह शुरू हो गए। तो इस वजह से सिंगापुर पोर्ट जो था वो अपने पोर्ट की बजाय इलीगल एक्टिविटी का जो अड्डा है उसके नाम से ज्यादा फेमस होने लगा था। अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पे आके अफीम का नशा करते थे, जुआ खेलते थे, स्लेव ट्रेडिंग, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर यहाँ पे ऑपरेट होने लगी थी, वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस रूट से घुसने वाले जो ट्रेडर्स भी थे वो सिंगापुर को एक अय्याशी का अड्डा समझते थे और ब्रिटिशर जो थे वहां पे जो लोग काम करते थे उनको बस एक लेबर क्लास समझते थे, कम पैसे में ज्यादा काम करने वाले लेबर, और इससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं था। अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि उस पोर्ट पे ब्रिटिशर जो पैसा कमा रहे थे वो जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं कमा पा रहे थे। और वहीं थोड़ी दूर में बगल पे ही एक चाइना देश था जिसको ब्रिटिशर्स देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है, क्योंकि चाइना के बगल में जो सी थी वहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे थे जिसको वो दुनिया भर में बेच रहा था और यूके को भी लेना पड़ रहा था वहीं से। अब ये सारी चीजें देख के ब्रिटिशर जो थे वो चाइना से भी इतने खुश नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि हमें पैसे देके इनसे इतना कुछ लेना पड़ रहा है और हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जरूरत चाइना को हो। एक्चुअली ट्रेड जब दोनों तरफ से होता है तभी देशों को फायदा होता है। तो इससे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया। इनके पास ऐसा तो कोई प्रोडक्ट था नहीं जिसके ऊपर चाइना के लोगों की डिपेंडेंसी हो, तो अंग्रेजों ने एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, उसको चाइना में भेजा, उसकी लत लगाई और जब चाइना के लोगों को उसकी लत लग गई, उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई, तो वही चीज चाइना को एक्सपोर्ट करने लगे और चाइना की भी मजबूरी हो गई इंपोर्ट करके उस प्रोडक्ट को लेने की। और उस प्रोडक्ट का नाम था ओपियम, यानी कि अफीम। इसकी वजह से पूरे चाइना में अफीम का जो नशा था वो बहुत तेजी से फैल गया था। अभी जो नशा चाइना में फैला था धीरे धीरे सिंगापुर में भी पहुंच गया था, क्योंकि मोस्टली सिंगापुर के अंदर चाइनीज लेबर जो थी वही आती थी। अगर मैं ईयर 1847 का डेटा लूं तो ईयर 1847 तक सिंगापुर जो कि एक सुनसान टापू था उसकी पॉपुलेशन 70,000 हो गई थी, जिसमें से 40,000 सिर्फ चाइनीज थे और इस पॉपुलेशन में से भी 15,000 लोग अफीम का नशा कर रहे थे। तो आप सोच के देख सकते हैं कि जहां इतने सारे लोग नशा कर रहे हो तो वहां पे सड़कों पे क्या हाल हो रहा होगा। और वैसे भी सिंगापुर की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी बिना किसी सपोर्ट और एंटरटेनमेंट के कड़ी मेहनत से ब्रिटिशर्स के लिए कम पैसे में काम करती थी, तो इसलिए वो कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय इस नशे की लत लग गई थी उनको। हाल उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जैसे हम लोग गेस्ट से चाय पूछते हैं, सिंगापुर के अंदर लोग अफीम ऐसे पूछने लगे थे एक दूसरे के घर पे। पैसे की जगह लोग अफीम एक दूसरे को देने लगे थे। अफीम की लत इतनी लग गई थी लोगों को और पैसे थे नहीं, इस चक्कर में चोरी, डाका सब कुछ होना शुरू हो गया था। गरीबी तो पहले ही थी, ये चीज और शुरू हो गई थी। लेकिन इसके बाद एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से सिंगापुर की जो सिचुएशन होती है वो ठीक होती है थोड़ी। एक्चुअली नवंबर 1869 में इजिप्ट का स्विस कनाल जो था वो ओपन हो जाता है। तो पहले ये दो जो रूट थे वो यूज होते थे, जिसकी वजह से सुंडा स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट दोनों का ट्रैफिक डिवाइड हो जाता था। लेकिन जब स्विस कनाल खुल जाता है तो ट्रेडर्स ये रूट यूज करने लगते हैं, क्योंकि अब ट्रेडर्स के लिए ये रूट छोटा पड़ने लगा था। खाली इंग्लैंड से चाइना का जो रूट था वो 5000 माइल्स कम हो गया था। तो इसकी वजह से स्टेट ऑफ मलक्का और उसके पास में जो सिंगापुर था उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहां से सिंगापुर पोर्ट का जो ट्रेड था वो बूम करता है। दुनिया भर से सिंगापुर में ट्रेडर्स आने लगते हैं, मैन पावर की डिमांड बढ़ जाती है। सिंगापुर के आसपास के जितने भी देश थे
थे वहां से लोग काम करने के लिए सिंगापुर में आने लगे और इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी थी सिंगापुर की। और जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो ब्रिटिशर्स ने रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए। एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देना उसकी मजबूरी हो गई थी। पुलिस और सोल्जर्स जो थे वो भी रखने पड़े थे। लेबर की जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ा। तो इन सब वजह से सिंगापुर ब्रिटिश की कॉलोनी बनके एक प्रॉपर देश की तरह वर्क करने लगा था। लेकिन होता क्या है कि ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। अब इस वॉर से सिंगापुर का कुछ लेना देना तो नहीं था, लेकिन ब्रिटेन इसमें इन्वॉल्व था। तो इसकी वजह से अंग्रेजों का जो फोकस था वो लड़ाई में था। और दूसरी चीज, इस वॉर की वजह से ग्लोबल ट्रेडिंग जो थी वो बहुत कम हो गई थी। उस पर बहुत भारी असर पड़ा था। और सिंगापुर जो यूरोप और एशियन कंट्रीज का ट्रेडिंग हब था उसका बहुत भारी नुकसान होता है। सिंगापुर पोर्ट पे जो लोग अलग अलग तरीके से काम करते थे और पैसा कमा के पेट भरते थे, तो लोगों की वो चीज भी रुक गई थी। बेरोजगारी बढ़ गई थी, खाने पीने का सामान तक नहीं बचा था, लड़ाई झगड़े होने लगे थे, अफीम की लत जो थी वो पहले से ही पड़ी हुई थी। और इसके साथ साथ ईयर 1918 में पूरे वर्ल्ड में स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था। तो उसकी वजह से सिंगापुर जो था वो भी उसकी चपेट में आया और हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद 1929 में ग्रेट डिप्रेशन अलग से आ गया था। तो चीजें यहां से सिंगापुर के लिए हल्की नहीं हो रही थी। इनफैक्ट 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था। तो यहां भी सिचुएशन खराब थी। लेकिन इसमें एक चीज थी कि जापान और ब्रिटेन एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। तो जापान ने क्या किया कि 8 फरवरी 1942 को सिंगापुर पे हमला कर दिया था और सिर्फ 7 दिन के अंदर जापान आर्मी ब्रिटिश की आर्मी को हरा के उनके हजारों सोल्जर्स को तो मारती है, लेकिन उसके बाद सिंगापुर में घुस के बुरी तरीके से मारकाट मचाती है। जो आम लोग थे उनको मारती है। पब्लिक प्लेस पे मास किलिंग हो रही थी, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, फोर्स लेबर और भी कई तरीके के टॉर्चर आम जनता पे किए जा रहे थे। इस टाइम पे जो भी सिंगापुर की हालत देखता था वो सोच भी नहीं सकता था कि सिंगापुर आगे चल के दुनिया के अमीर देशों में आ जाएगा। तो इधर जब जापान मारकाट मचा रहा था तो इसी बीच अगस्त 1945 में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है जापान के ऊपर। तो इसकी वजह से जापान का बहुत नुकसान होता है। जापान सरेंडर कर देता है, सिंगापुर से भी छोड़ के चला जाता है वो। और ब्रिटिशर जो थे वो सिंगापुर में दोबारा से घुस के बैठ जाते हैं। और ये वो टाइम था जब सिंगापुर के लोग एक एक रोटी को तरस रहे थे। और इस बार जब दोबारा ब्रिटिशर्स आए थे सिंगापुर में तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि प्रॉपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये चीज उनके पोर्ट के काम में भी दिक्कत देगी। तो इस चीज को ध्यान में रख के ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए और सिंगापुर के लोगों को सेल्फ गवर्नेंस दे दी। जैसे गवर्नमेंट बना के इलेक्शन करवाने हो, अपना लीडर बनाना हो, डोमेस्टिक इशू वगैरह। अब सिंगापुर के लोग खुद डिसीजन ले रहे थे अपनी चीजों को लेकर। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी जो थी सिंगापुर की वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखी थी।